नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। आज हम सम्राट हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। शासन प्रबंध मतलब इसका प्रशासन कैसा था, किस किस प्रांतों में विभाजित था और किस इकाइयों में विभाजित है, इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन का शासन प्रबंध। तो पहले बता दूं कि हर्षवर्धन का राज्यारोहण जिस कंडीशन में हुआ उसके बारे में हम देख चुके हैं। उसके बाद उसका साम्राज्य विस्तार किस प्रकार, कौन सी नीति अपनाकर उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। आज इसका साम्राज्य विस्तार होने के बाद साम्राज्य से बड़ा करने से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको व्यवस्थित रीति कैसे हम चला सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो उसने जो ये है इसके जहाँ पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट के आधार पर उसका जो शासन प्रबंध था, जिसके आधार पर उसका जो शासनकाल रहा है, जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, या फिर जो उसका शासनकाल था, अराजकता थी, शांति थी, दंगे थे, या फिर बहुत अच्छा था, तो उसके बारे में हमें इस पॉइंट्स के आधार पर पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है राजा। चाहे हर्षवर्धन का काल हो या फिर किसी भी राजा का, किसी भी शासक का काल हो, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, तो राजा रहता है, क्योंकि वही तो सेंट्रल स्थान होता है। या फिर हर्षवर्धन के काल में भी जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा था, और राजा मतलब कौन था, हर्षवर्धन था। पर हर्षवर्धन ने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी, जिससे कि पिछली बार मैंने बोला था कि उसने शिलादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। तो शिलादित्य की उपाधि उसने जब साम्राज्य विस्तार किया, उसके बाद साम्राज्य विस्तार करने के बाद जब उसने सभी प्रांतों को जीत लिया, तब जाके उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो राजा जो था सर्वोच्च था, केंद्र स्थान में राजा था, और उसने परम भट्टारक है, महाराजाधिराज है, मगध नरेश है और शिलादित्य, ऐसे विविध जो उपाधि है वो धारण कर रखी थी। तो हर्षवर्धन क्या था कि वो तो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। जो उसने उपाधियां धारण कर रखी थी वो एक तो वैष्णव संप्रदाय की थी, लेकिन हर्षवर्धन जो था पहले शैव संप्रदाय को मानता था, बाद में बौद्धों की तरफ आकर्षित हो चुका था। तो जो हर्षवर्धन था उसका जो युद्ध नीति होती थी, फिर संघर्ष करने के लिए खुद नेतृत्व करता था। जैसे बाकी राजा क्या करते हैं कि फिर मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि जो अपने राजा होता है उसका जो प्रमुख सेनापति होता है तो उसको भेज देते हैं लड़ाई पे, लेकिन हर्षवर्धन खुद जो सेना का नेतृत्व खुद करता था, खुद लड़ने के लिए जाता था, और जो प्रशासन में स्वतः जो खुद भाग लेता था। इतना ही नहीं, तो आज्ञा पत्र है, घोषणा पत्र है, वो स्वयं हर्षवर्धन निकालता था। और उसके जो अधिकारी होते थे, सभी जो उच्च अधिकारी जो है लिखे हुए हैं, सभी अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो हर्षवर्धन खुद करता था, खुद देखता था कि कौन सा व्यक्ति किस पद के लिए योग्य है या अयोग्य है। अगर योग्य व्यक्ति है उसका चुनाव भी कौन करता था, हर्षवर्धन करता था। वो खुद ही अपने जो मंत्री परिषद उसका चुनाव करता था, इतना जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता था। साथ ही साथ जो है वो जो हर्षवर्धन था प्रजा हित दक्ष था, अपने प्रजा के लिए या फिर इसने जितने प्रांत जीते थे उन प्रांतों में कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं उन सबको देखने के लिए खुद जो है यात्रा करता था। यात्रा में अपने जो सहयोगी को साथ लेके चलता था, और यात्रा में एकदम राजेशाही ठाट से जाती थी उसकी यात्रा जो थी। तो जो यात्रा करता था वो इसलिए कि इसकी प्रजा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समस्या से जूझ तो नहीं रही है, देखने के लिए। और वर्षा ऋतु के जो 3 महीने होते हैं वो छोड़कर बाकी पूरे साल भर ये घूमता रहता था एक जगह पर, ये कभी नहीं टिका है। ऐसे ही जब ये घूमता रहता था तो इसकी मुलाकात, जैसे कामरूप के जो इसका राजा था भास्कर वर्मन, उसके साथ इनकी दोस्ती थी। तो ऐसे ही वो प्रजा का ख्याल रखने के लिए कि प्रजा को कौन सी प्रॉब्लम चल रही देखने के लिए कामरूप पे गए थे, तो वही उनके हैंडसम के साथ मुलाकात हो गई थी। तो इसी कारण, क्योंकि इनका जो एक महत्वपूर्ण गुण है या फिर बहुत अच्छा जो गुण कहा जा सकता है कि अपने प्रजा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, उनकी समस्याओं को खुद जाके ढूंढते थे, ना कि किसी से सुनते थे। खुद जाते थे, पहले वेश बदलते या फिर घूमते यात्रा निकाल के कि मेरी जो प्रजा है, मेरे बच्चे जो है किस प्रॉब्लम में, वो देखने के लिए हर्षवर्धन खुद जाते थे। उसके बाद देखते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में इतने सारे मंत्री हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखी हूँ। तो आपको बता दूं कि जो गुप्त काल में जितने भी मंत्री थे या फिर गुप्त काल की जितनी भी प्रशासन थी, वो सबकी जो कॉपी है वो आपको वर्धन काल में देखने को मिलेगी। हर्षवर्धन ने मौर्य काल और गुप्त काल का जो भी अच्छा जो भी चीजें रही होंगी उससे एक्सेप्ट किया है। तो गुप्त काल की जो
प्रशासन था वो सब प्रशासन जो है अब उनको वर्धन काल में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुप्त काल का जैसे ही पतन हुआ, उनके पतन का एक कारण छोटे छोटे प्रांत भी थे जिसमें थानेश्वर का भी प्रांत था। तो गुप्तों का जैसे ही पतन हुआ था, उसे पतन के साथ साथ ये हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो खड़ा हो रहा था। तो ऑब्वियसली जो है कि गुप्त काल के जितने भी अच्छी चीजें रही होंगी तो हर्षवर्धन ने वो सब चीजों से एक्सेप्ट कर रही होंगी। तो देखते हैं कि अवंती मंत्री परिषद में देखते हैं पहले अवंती। तो राज्यवर्धन जो था हर्षवर्धन का भाई, उसका जो महासेनापति था भांडी था। तो उसी प्रकार हर्षवर्धन का जो महासेनापति या फिर जो प्रमुख रहा होगा प्रधानमंत्री अवंती था। तो जो अवंती था वो प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसका नाम भांडी था और इसके प्रधानमंत्री का नाम अवंती था, इसलिए अवंती को कौन है तो प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महासंधि विग्राहक। हमें अक्सर ना सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे वर्ड दिए रहते हैं और उसके काम पूछे जाते हैं और उसके नाम में उसके काम छुपे होते हैं, लेकिन हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंफ्यूज होने के कारण देख नहीं पाते कि किस नाम का क्या वर्ड है। तो अक्सर ये सवाल को हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि इनके नाम में ही इनके काम छुपे होते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। जैसे कि महासंधि विग्राहक, तो संधि मतलब क्या है कि जोड़ना, और विग्रह मतलब क्या है कि अलग करना। अब जोड़ने और अलग करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और दो चीजें कोई भी हो सकती है। अगर हम राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली राज्य तो दो राज्य होंगे, तो दो राज्यों में संधि या युद्ध करवाने वाला कौन है तो महासंधि विग्राहक। या तो संधि करवाएगा तो युद्ध करवाएगा, तो कौन करवाएगा तो महासंधि विग्राहक। उसके बाद देखेंगे सिंहनाद। सिंहनाद मतलब क्या, सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। देखिए सिंह मतलब क्या होता है कि जंगल का राजा, तो जो सर्वोच्च होता है ना तो एकदम पावरफुल होता है, तो उसी प्रकार उसका पावरफुल तो सर्वोच्च सेनापति हो गया सिंहनाद मतलब। महाबलाधिकृत, तो देखिए महाबलाधिकृत अगर आप गुप्त काल के जो अधिकारी मंत्री के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपको उनके जैसे सुनने को मिलेंगे, लेकिन जो वर्ड जो थे उनके काम अलग थे और यहाँ पे जो इनके काम है वो थोड़े अलग है। तो गुप्तों का भले ही उन्होंने प्रशासन का जो कॉपी की होंगी, लेकिन बहुत सारे जो काम थे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि महाबलाधिकृत फिर बलाधिकृत, ये दोनों तीनों ही सेनापति होते थे। देखिए सिंहनाद है, महाबलाधिकृत है और बलाधिकृत। सिंह से आता है पावर, बल भी पावर ही है और बलाधिकृत भी पावर पे, लेकिन सर्वोच्च सेनापति होता है, उसके बाद सेनापति उसका फिर एक सेनापति। तो मैं बता दूं कि जैसे मैं क्लास में हम कैप्टन होते हैं, फिर उप कैप्टन होते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, उसी प्रकार जो सर्वोच्च सेनापति उसके अंडर में और उसके अंडर में काम करने वाले, तो ये सभी सिंहनाद है, महाबलाधिकृत है और बलाधिकृत, ये कौन थे सेनापति थे। आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे दिखेंगे यहाँ पे कि जिनका जो काम है वो डबल डबल आया हुआ है। तो वो ऐसे नहीं कि एक ही काम को करने वाले बहुत सारे अधिकारी होते थे, तो एक के अंडर में दूसरा, दूसरे के अंडर में दूसरा काम करने वाला, मतलब वही जो होता है। सिंहनाद जो है सर्वोच्च अधिकारी है, फिर महाबलाधिकृत है, फिर बलाधिकृत है, तो सभी के वो सेना से संबंधित है, बल से संबंधित है, ठीक है। चाहे कोई भी पूछे तो वर्ड में दिया है कि बल मतलब क्या है, बल किसके पास होता है सेना के पास होता है, तो ऑब्वियसली वो सेना से कनेक्टेड होगा। उसके बाद देखते हैं कुंतल। तो कुंतल कौन था तो अश्व सेना प्रमुख था, ठीक है। और बृहदेश्वर अश्व सेना अधिकारी होता था। तो जो कुंतल होता था वो अश्व सेना प्रमुख होता था, मतलब जितने भी अश्व रहे उनका जो प्रमुख कौन था तो कुंतल, और उसके अंडर में जो काम करता था वो कौन था बृहदेश्वर, जिसको अश्व सेना अधिकारी कहा गया। उसके बाद कुमारामात्य। तो हमने देखा कि गुप्त काल में कुमारामात्य कौन होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे। फिर अमात्य, अमात्य जो होते थे प्रमुख होते थे, राजा के बाद जिनका प्रमुख स्थान रहा होता है वो अमात्य होते थे, कुमारामात्य होते थे। लेकिन हर्षवर्धन के काल में, फिर वर्धन काल में कौन होते थे कुमारामात्य, राजा के नातेवाईक के फिर जो वंशज होते थे और रिश्तेदार होते थे वो ही कुमारामात्य हो सकते थे। जबकि गुप्त काल में कुमारामात्य जो भी विद्वान रहा होगा, जो भी उस जो पद के लिए योग्य रहा होगा उसको ही, या फिर उच्च कुलीन जो भी है वही अमात्य होता था। लेकिन वर्धन काल में राजा के जो वंशज या फिर उसके रिश्तेदार ही कुमारामात्य होते थे और वो विविध प्रांतों के राज्यपाल होते थे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कुमारामात्य है, यहाँ पे जो कुमारामात्य कौन होते थे तो राजा के रिश्तेदार होते या फिर उसके वंशज होते थे और विविध प्रांतों के वो राज्यपाल बना दिए जाते थे।
उसके बाद दीर्घध्वज, तो राजकीय संदेशवाहक, ठीक है। दीर्घध्वज मतलब कौन है, तो राजकीय संदेशवाहक है, जो राजकीय संदेश जो होता था एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, दूसरे प्रांत से तीसरे प्रांत में ले जाते थे, तो जिसे राजदूत भी बोल सकते हैं हम, तो राजदूत भी थे कौन, तो दीर्घध्वज को राजकीय संदेशवाहक बोला गया है। उसके बाद देखते हैं सर्वगत, तो गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष होते थे ये। सर्वगत कौन होते थे, गुप्तचर, यहाँ पे ग आया था, इसका मतलब गुप्तचर, ठीक है, ऐसे कुछ मिला के याद कीजिएगा। अध्यक्ष, तो विभिन्न प्रांत के अधिकारी जो होते थे वो अध्यक्ष कहलाते थे, क्योंकि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था, बहुत सारे प्रांत इसमें जीत लेते, तो उस प्रांत के जो अधिकारी होते थे वो सभी अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। सभी अधिकारी का जो प्रमुख होता था उसको अध्यक्ष कहते थे। फिर आयुक्त है, तो ये साधारण अधिकारी होते थे, जो प्रांत में जो साधारण अधिकारी, जैसे प्रशासन देखने वाले, ग्राम प्रशासन है, नगर प्रशासन है, वो सब देखने वाले जो थे वो आयुक्त होते थे, जो साधारण अधिकारी होते थे। उसके बाद है मीमांसक। मीमांसक मतलब कौन है, न्यायाधिकारी। जैसे कि गुप्त काल में हमने महान्यायाधीश जो है उसको महा देखा गया, लेकिन यहाँ कौन है, मीमांसक है, ठीक है। तो मीमांसा कौन करता है, चिंतन करना, मीमांसा करना, जो बहुत बुद्धिमान होगा वही कर सकता है। तो न्यायाधीश, और न्याय का काम वो कौन करेगा, वही जो बहुत बुद्धिमान है, तो इससे संबंधित है, जो मीमांसक है मतलब न्यायाधिकारी। उसके बाद है महाप्रतिहार, तो प्रतिहार प्रतिकार मैंने भूतकाल पढ़ाते से बताता है कि प्रतिहार कौन कर सकता है, प्रतिकार कौन सकता है, जो पावरफुल है। प्रतिकार किससे किया जाता है, जो बॉडीगार्ड होते, तो राजा प्रसाद या फिर महल या फिर राजा के संरक्षक। महाप्रतिहार मतलब कौन, राज प्रसाद के महल कह सकते हैं, फिर राजा के जो संरक्षक होते थे उन्हें महाप्रतिहार कहा जाता था। साथ ही उपरीक महाराज, तो जो प्रांत के शासक होते थे, जैसे कि इसने हर्षवर्धन जी ने जितने से प्रांत जीते थे, तो प्रांत के जो भी अधिकारी होते थे वो उपरीक महाराज कहलाते थे। उसके बाद अक्षपटलिक, तो अक्षपटलिक मतलब जो है, तो पटलिक मतलब कुछ लिखने वाला, जहाँ पे कुछ लिखा जाता है, तो सरकारी कागज पत्र संभालना, ठीक है, क्योंकि पटलिक का काम है लिखने का, कागजों पे लिखा जाता है, तो सरकारी कागज पत्र संभालने वाला कौन, अक्षपटलिक। और गुप्त काल में अक्षपटलिक कौन, तो जो अभिलेख जो है उसको लिखता था, उसका जो लेखा जोखा रखता था वो है अक्षपटलिक। या फिर पुरनिक, तो पुरनिक मतलब साधारण लेखा जोखा, इसे लिपिक भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, कौन इसे, लिपिक, ये साधारण लेखा जोखा रखने का काम करता था। फिर है दंडिक और दंडपाशिक, तो ठीक है, महादंड नायक हमने गुप्त काल में पढ़ा था, महादंड नायक मतलब न्यायाधीश, और महादंड पाशिक मतलब कौन, पुलिस। तो यहाँ पे देखिए मीमांसक न्यायाधिकारी है, जहाँ महादंड पाशिक जो है पुलिस का है, ठीक है। और चारों दर्निक मतलब इसके नाम में चोर और दर्निक है, तो चोर डकैती जो होते हैं इसको रोकने वाला चोर और दर्निक। फिर यामचट्टी, तो स्त्री रक्षिका। बता दूं कि हर्ष काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत खराब हो चुकी थी। जब हम सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखेंगे हर्षवर्धन काल की, तब मैं बताऊंगी कि वर्धन काल में जितनी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। विधवा हुआ, आत्म जो बंदी हो चुकी थी, पर्दा पद्धति आ चुकी थी, सती जो होते सती की प्रथा थी वो चल रही थी, बाल विवाह चल रहे थे, तो स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी इसके काल में हमें स्त्री रक्षिका देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन्हें ये पूछ सकता है यामचट्टी, ठीक है, यामचट्टी किसे कहा जाता है, तो स्त्री रक्षिका को। जबकि स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, फिर भी स्त्री रक्षिकाएं थी जिन्हें यामचट्टी कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन में भुक्ति है, विषय है, पटक है, ग्राम है, ऐसे थे। सामान्य जो भूमि थी उसको देश कहा जाता था, राज्य कहा जाता था, राष्ट्र कहा जाता था। और जो प्रांत होते थे उसके अधिकारी को उपरीक है, महाराज है, गोप्ता, भूपति, राष्ट्रपति, राज्य, राष्ट्रीय, ऐसे नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्राम प्रशासन, तो ग्राम प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, ठीक है। देखिए प्रांतीय प्रशासन में क्या था, इसका प्रकार था कि जैसे भुक्ति है, विषय है, जो भूमि है उसको राज्य के नाम से जानते थे, देश के नाम से, राष्ट्र के नाम से, उपरीक है, महाराज है, राष्ट्रपति है, वो उसके अधिकारी होते थे। और भूमि, भुक्ति, विषय, पटक जो ग्राम है वो उसके प्रकार होते थे। तो ग्राम प्रशासन में क्या होता था कि जो ग्राम है उसकी इकाई जो होती थी, सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम होती थी, और उसका अधिकारी महत्तर कहलाता था, ठीक है। ग्राम छोटी इकाई और महत्तर अधिकारी, ठीक है।
प्रांत में कौन कौन आते हैं? भुक्ति आती है, विषय आती है, पटक आती है, गोप्ता आती है। उसके अधिकारी कौन है? तो उपरीत है, महाराज है, राष्ट्रपति है, राज्य के अधिकारी है। वहीं पे ग्राम प्रशासन का, ग्राम से सबसे छोटी इकाई है तो महत्तर जो इसका अधिकारी होता था। और महत्तर का काम क्या होता था कि जो गांव है, गांव में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उसको देखने का, क्या समस्या है उसको देखने का, उसका सॉल्यूशन करने का काम कौन करता था? महत्तर करता था। वही बाणभट्ट के हर्षचरित में ग्राम को छोटी इकाई तो बताई गई है, लेकिन उपरी जो है अग्रहारिक जो है उसको अधिकारी बताया गया है। तो अग्रहारिक जो है उसका काम क्या होता था कि दान में जो मिलती है, जो चीजें दान में भूमि है, तो उसको ग्राम के लिए उपयोग में लाने का, ग्राम में जो शिक्षा है या फिर जो भी मंदिर है, चैत्य विहार, उन सबके यूज में लाने का काम अग्रहारिक करता था, जो उसे दान में चीजें मिलती थी। लेकिन महत्तर जो है ग्राम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बाणभट्ट के हस्तचरित्र में अग्रहारिक ग्राम का अधिकारी बताया गया है। वहीं पे जो है ग्राम का अधिकारी जो है महत्तर कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे हम दंड विधान। तो जो गुप्त काल में दंड विधान था वो बहुत ही कठोर हो चुका था। हम देखते हैं गुप्त काल में जो दंड विधान थे वो बहुत ही सौम्य थे, बहुत मृदु थे, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन हर्ष के काल में दंड विधान बहुत कठोर हो चुके थे और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इतना ही नहीं, तो इस काल में ऐसी धारणाएं थी कि अगर किसी ने गलती की है तो उसके साथ बुरा नहीं होगा, किसी ने गलती नहीं की है तो उसके साथ जरूर बुरा होगा। इसलिए क्या करते थे टेस्ट लेने के लिए, किसी इंसान पे अगर आरोप लगाया गया है कि उसने गलती की है तो उसको बोरे में बांध देते थे पत्थर के साथ, उसको नदी में फेंक देते थे और कहते थे कि अगर इसने गलती नहीं की है तो ये डूबेगा नहीं और गलती की है तो डूब जाएगा। देखिए अब उसको पत्थर के साथ बोते में भर के फेंक दिया गया है तो ऑब्वियसली वो डूबेगा ही ना, क्योंकि भारी सी चीज डाल दी है पानी में। इतना ही नहीं, तो गरम सलाद जो होती थी उसको जीवली पे रखते थे और बोलते थे अगर इसने गलती नहीं की होगी तो जलेगा नहीं और गलती की तो जलेगा। वो गरम गरम ची रॉड है उसके जीभ पे रखेंगे तो जलेगी ऑब्वियसली। ऐसे अमानवीय कृत्य जो पनिशमेंट थी वो हर्ष के काल में हमें देखने को मिलती है। इस कारण क्या होता था, हेनसेन कहता है कि हर्ष के काल में जो गुनाह होते थे वो जो बहुत कम होते थे। अब इतनी भारी पनिशमेंट होगी तो कौन गलतियां करेगा या फिर कौन ऐसे गुनाह करेगा। सैनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो सैनिक व्यवस्था, हर्षवर्धन की सैनिक व्यवस्था थी बहुत ज्यादा थी। मौर्य और गुप्त काल से इसके पास बहुत सारे सैनिक थे। इसके पास 60,000 जो थे हाथी थे, ठीक है, 60,000 हाथी और 1,00,000 अश्वरोही। जबकि मौर्य के पास 30,000 जो थे अश्वरोही थे और 9,000 हाथी थे। इसके पास कितने हैं? 60,000 हाथी है। मौर्य के पास सिर्फ 9,000 हाथी थे, इसके पास 1,00,000 अश्वरोही है, मौर्य के पास सिर्फ 30,000 अश्वरोही थे। तो हेनसेन का कहना है कि इसने जब प्रांत जीते थे, वो बहुत सारे, जब इसका साम्राज्य विस्तार का धोरण चल रहा था तो इसने प्रांत जीते थे, तो उसके उपलक्ष्य में जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना भी शायद हर्षवर्धन को दी होगी, इसलिए इसके जो सैन्य इसमें बढ़ोतरी होके इसकी सेना इतनी बहुत बड़ी हो गई होगी। इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी जो प्रशासन व्यवस्था थी इसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे राजस्व। तो राजस्व जो है तो छठा भाग, उपज का छठा भाग है जो राजस्व के रूप में लिया जाता था। और आय व्यय के लिए जो होते थे कि राजस्व में क्या होता था कि जो राज्य अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, उनको जागीर दी जाती थी, या तो नगद या प्रांत देकर भी जो है अपना राजस्व दिया जाता था। तो राजस्व में क्या करते थे कि राजा जो उच्च अधिकारी है, जो राज के उच्च अधिकारी है, उनको जागीर दी जाती थी। एक गांव दिया जाता था और उस गांव का जो राजस्व है उसका होता था। वही सैनिकों को नगद पैसे दिए जाते थे, नगद दिया जाता था। 2 प्रकार के राजस्व थे और उपज का छठा भाग जो है वो राजस्व के रूप में लिया जाता था। कृषि के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ना ही जो व्यवसाय उसके तरफ। इसका जो राजस्व, देखिए गुप्तों के काल में कृषि की तरफ बहुत ध्यान दिया गया था और थोड़ा बहुत व्यापार की तरफ। लेकिन हर्षवर्धन के काल में क्या हुआ है कि जो व्यापार है या फिर जो कृषि है उसकी तरफ दुर्लक्ष्य तो नहीं किया गया, लेकिन एकदम इतना इंटेंशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।
तो उपज का जो छठा भाग होता था वो राजस्व के रूप में लिया जाता था। वही राज्य के जो अधिकारी है उनको जागीर दी जाती थी, क्योंकि सामंतशाही की जो शुरुआत है हर्षवर्धन के काल से में देखने को मिलती है। किसी को अगर प्रांत जीते उसको वापस कर देना और उसे कर लेना। तो इसके जो हर्ष के अधिकारी होते थे तो हर्ष ऐसा ही करता था कि जो गांव है या फिर एक प्रांत है उसकी जागीर जो है उस राज्य के अधिकारी को दे देता था। वही जो सेना होती थी, जिसके जो सैनिक होते थे तो उनको नगद वेतन देता था। उसके बाद है लोक हितकारी कार्य। तो सम्राट अशोक की तरह हर्षवर्धन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। सबसे पहला काम तो बहुत दानी इंसान था, इसने बहुत दान दिया है। सड़कें बनवाई है, बहुत सारे पेड़ लगवाए हैं, सड़कों के आजू बाजू में कुएं खुदवाए हैं, विश्राम गृह बनवाए हैं, सड़कों के नियोजन पे पूरा ध्यान दिया गया है। लेकिन हेनसन का कहना है कि भले इसने बहुत सारे काम किए होंगे, सड़कें बनवाई होंगी, लेकिन जो इसका प्रशासन व्यवस्था था, फिर की सड़कों की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। जो डकैत हुआ करते थे, क्योंकि जब हर्षवर्धन खुद एक बार ऐसे रास्ते से आ रहा था तो उसको जो समुद्र वाले थे उन्होंने पकड़ लिया था और फिर जो नदी में बहाव आ गया उसके कारण वो भाग गए थे। समुद्री दरिये जो थे वो भाग गए थे। तो हर्षवर्धन का कहना है, हेरेंसा का कहना है कि इसके काल में जो सड़कों पे भले ध्यान दिया होगा लेकिन इसकी प्रशासन के नियोजन पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे जो पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे, साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत दान दिया करते थे। और इतना ही नहीं तो जो गरीब विद्यार्थी जिनको पढ़ना है तो उनको भी ये मदद किया करते थे। मंदिर है, चर्च है, विहार है, चैत्य है, चर्च तो नहीं थे सॉरी, जितने मंदिर है, चैत्य है, विहार है, मठ है, इन सबको दान देने का काम हर्षवर्धन करते थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अन्य राज्यों से संबंध। तो पहले तो हम देख चुके कि वल्लभी के साथ इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था, क्योंकि हर्षवर्धन की जो बेटी थी वो वल्लभी ध्रुव भट्ट के यहाँ ब्याही गई थी। तो ऑब्वियसली उसके साथ उसके मैत्रीपूर्ण रिश्तेदार थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और दूसरा कामरूप मतलब असम, आज का जो असम है उसका कामरूप के जो भास्कर वर्मन थे उनके साथ इनकी बहुत अच्छी मैत्री थी। तो इसके अन्य राज्यों से भी उतने अच्छे संबंध रहे होंगे या फिर थे। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।